नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 हिस्ट्री मेजर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। कल रात 10 बजे सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया। रिजल्ट को देख करके आप लोग पता लगा ही लिए होंगे कि कितने स्टूडेंट प्रमोट कर गए, और जबकि कुछ का स्टूडेंट का जो रिजल्ट था वह पेंडिंग में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं किए, इसलिए आपका एग्जाम जो था एकदम खराब गया। इसलिए बोलते हैं जो भी स्टूडेंट अभी प्रमोट किए हो, ठीक है, टेंशन मत लो, आपको एग्जाम फिर से देने का चांस मिलेगा और आप एग्जाम पास भी कर जाओगे। इस चैनल में FYGP सेमेस्टर में जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से एकदम करवाया जाएगा और रेगुलर वीडियो आएगा। तो चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट ना हो। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मेजर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न केवल सेमेस्टर 2 के लिए नहीं है, बल्कि अब कोई भी क्लास स्टैंडर्ड से हो सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्रश्न हमारा है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग हर वीडियो की तरह या हर प्रश्न की तरह सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। परिचय में हम लोग लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के महान शासकों में एक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था, जिन्होंने लगभग 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से ताकि एकदम आपके दिमाग में धंस जाए और एग्जाम में आप अच्छी तरह से उसको लिख सको। तो देखो जो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम दिख रहा है, ठीक है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य नहीं समझ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा साम्राज्य है और यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है या गुप्त वंश से संबंधित है, इसलिए आपको यहाँ चंद्रगुप्त पर एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है यह गुप्त वंश के महान शासकों में से एक माना जाता है। जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना तो किया, लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। इस लाइन को आपको अच्छे तरह से समझना है। देखो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह कौन था? श्री गुप्त। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बनता है। इसी घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपने समय में गुप्त साम्राज्य का खूब विस्तार किया था, ठीक है। इतना इनका साम्राज्य फैल गया था कि इसके कारण इनको वास्तविक संस्थापक माना जाने लगा इतिहास में, ठीक है। इन्होंने यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। आशा है आप इसे समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक बार और वीडियो को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग ही है, एकदम कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके रख देता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लीजिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। और कोशिश करिएगा आप इसी तरह से एग्जाम में लिखो। क्या लिखना है आपको? चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। इनकी जो प्रथम उपलब्धि थी वह थी क्या? महाराज धीराज की उपाधि, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। दूसरी उपलब्धि है गुप्त संवत की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को चलाया था। अपने शासनकाल में क्या चलाया था? गुप्त संवत। तीसरा देखते हैं, इनकी तीसरी उपलब्धि है वैवाहिक संबंध। विवाह के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चौथा है कुमार देवी सिक्का। जो चंद्रगुप्त प्रथम था इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था। अपनी पत्नी के नाम पर ही उन्होंने एक प्रकार का सिक्का चलाया था, कुमार देवी सिक्का, ठीक है। तो ये इनकी चौथी उपलब्धि थी। पांचवा उपलब्धि है साम्राज्य विस्तार। इनका जो साम्राज्य था काफी विस्तृत हो गया था, यानी जो इनके पूर्वज थे एक छोटे राजा थे, सामंत थे, तो इनसे काफी गुना इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी तरह से आप एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा। बीच में आपको इसी तरह से पेन से क्या कर देना है? चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां लिख देना है, और इसमें क्या क्या उपलब्धियां हैं इसी तरह से आपको दे देना है 5 पॉइंट, ठीक है। आपको 100% मैं बताता हूं कि आपको एकदम पक्का मार्क्स मिलेगा, एकदम 90+ मार्क्स लाओगे आप एग्जाम में। इसी तरह से हम लोग भी एग्जाम में लिखते थे और एकदम अच्छा खासा मार्क्स लाते थे, ठीक है, और अच्छा खासा मार्क्स भी आया है। फिर से हम लोग हेडिंग के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां देंगे और प्रत्येक उपलब्धि को हम लोग एकदम डिटेल से अच्छी तरह से एकदम समझेंगे। तो इनकी प्रथम उपलब्धि क्या थी? महाराज धीराज की उपाधि। इसको देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था, जिन्होंने गद्दी पर बैठते ही महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे पहले उनके पूर्वज जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच के संबंध में मात्र महाराज की उपाधि का वर्णन मिलता है, जिससे उनके एक छोटे राजा या सामंत होने का पता चलता है। तो इसको हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था, जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है, यानी महाराजाओं का राजा इस प्रकार से उपाधि धारण किया था।
इससे पहले जो इनके पूर्वज थे, जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच, ठीक है, श्रीगुप्त इनके दादा थे और घटोत्कच इनके पिता थे। तो इनके संबंध में मात्र महाराज की उपाधि का धारण, मतलब इस प्रकार से उपाधि का वर्णन मिलता है। जो इनके पूर्वजों का महाराज उपाधि है, यह बताता है कि जो इनके पूर्वज थे वे एक छोटे राजा या सामंत थे। तो इसको समझ गए होंगे, जो चंद्रगुप्त प्रथम था यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। दूसरा उपलब्धि है गुप्त संवत की शुरुआत या गुप्त संवत की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम की राज्यारोहण की तिथि लगभग 319 ईस्वी मानी जाती है। 319 ईस्वी में ही इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, जो इनके प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। गुप्त संवत की जानकारी का प्रमाण हमें मथुरा अभिलेख से मिलता है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने 319 ईस्वी में राज्य की गद्दी को संभाला था। यानी जब घटोत्कच जो इनके पिता थे, अपने पिता के बाद 319 ईस्वी में इन्होंने अपने गद्दी को संभाला, अपने राज्य की गद्दी को संभाला। 319 ईस्वी में इन्होंने एक गुप्त संवत चलाया, एक प्रकार का संवत होता है, कैलेंडर होता है, उसी को चलाया था। तो जो ये कैलेंडर या जो संवत था, गुप्त संवत था, इसका प्रमाण हमें मथुरा अभिलेख से मिलता है। तो गुप्त संवत की स्थापना करना यह चंद्रगुप्त प्रथम की दूसरी उपलब्धि थी। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। शक संवत की शुरुआत कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर भी शक संवत पर आधारित है। तो देखो, जो यह गुप्त संवत है, गुप्त संवत भी आपको पढ़ना है और शक संवत भी पढ़ना है, जो मैंने कनिष्क की उपलब्धियां में आपको बताया था। ठीक है, यह कनिष्क की उपलब्धियां हैं। शक संवत की स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने किया था। जबकि गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शक संवत की जो शुरुआत की थी वह कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था अपने राज्यारोहण के दौरान। ठीक है, और जो हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है, वर्तमान में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिस तिथि पर मतलब हम लोग त्योहारों को मनाते हैं या जो कैलेंडर होता है, ठीक है, वह शक संवत पर ही आधारित है। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा उपलब्धि है वैवाहिक संबंध, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। विवाह के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। इसको देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध को आधार बनाया। इसके तहत उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके भेंट स्वरूप वैशाली या बिहार राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो चंद्रगुप्त प्रथम था इन्होंने बहुत सारे विवाह किया था। ठीक है, तो विवाह के माध्यम से साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। इसी वैवाहिक संबंध को अपनाकर उन्होंने क्या किया? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और भेंट स्वरूप वैशाली, जो अभी वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है, उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो वैवाहिक संबंध से उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। तो यह इनकी क्या थी? तीसरी उपलब्धियां थी। चौथा पॉइंट है कुमार देवी प्रकार का सिक्का। यह एक प्रकार का सोने का सिक्का था जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान चलाया था, जिसमें एक तरफ चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी का चित्र और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी का चित्र बना होता था। तो देखो, इसको हम लोग समझते हैं। जो कुमार देवी था, यह चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। तो अपनी पत्नी के याद में, अपने पत्नी के मान सम्मान के लिए इन्होंने एक सोने का सिक्का चलाया, जिसमें एक तरफ जो उसकी पत्नी थी कुमार देवी, उसका चित्र होता था और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी का चित्र होता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में कुमार देवी प्रकार का एक सोने का सिक्का चलाया था। इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। कुमार देवी सिक्का को राजा रानी प्रकार का सिक्का और लिच्छवी प्रकार का सिक्का आदि नामों से भी जाना जाता था। तो देखो, जो कुमार देवी सिक्का था, इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का और लिच्छवी प्रकार का सिक्का इन नामों से भी जाना जाता था। इसको भी आप समझ गए होंगे। पांचवा उपलब्धि है साम्राज्य विस्तार। इसे देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिन्होंने अपने रणनीतियों के द्वारा साम्राज्य विस्तार पर बल दिया। इनका साम्राज्य आधुनिक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभाग तक फैला हुआ था। तो देखो, जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इन्होंने अपने जो भी मतलब रणनीति था या जो भी उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति थी, इनके माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार पर काफ़ी बल दिया। जो अभी वर्तमान में बिहार है, जो आधुनिक बिहार है और उत्तर प्रदेश है, इनके अधिकांश भूभागों तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। साम्राज्य विस्तार को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे मूल्यांकन, जो बहुत ही जरूरी है। इसी को देख करके टीचर आपको मार्क्स देगा। मूल्यांकन में हम लोग लिखेंगे, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनके प्रयासों और रणनीतियों के फलस्वरूप ही आगे जाकर गुप्त वंश को एक नई पहचान मिली और उन्होंने भारत में 200 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया। तो इस प्रकार से आपको मूल्यांकन में लिख लेना है या निष्कर्ष में लिख लेना है। निष्कर्ष हम लोग कहाँ लिखते हैं? जब हम किसी का कारण बताते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, तो वहाँ हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे।
और यदि हम किसी के जीवन के बारे में बता रहे हैं, यानी उन्होंने जीवन में क्या हासिल किया, तो वहाँ पर हम लोग मूल्यांकन देंगे। तो इस प्रकार से आपको मूल्यांकन में लिख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।